हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1885 से लेकर 1947 तक के प्रमुख घटनाएं जो भी भारत को आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुए थे उनके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं 1885 से लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाएं। दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस की स्थापना देश के एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। इसके जो संस्थापक थे वो एलन ऑक्टेविन ह्यूम, AO ह्यूम शॉर्ट में बोलते हैं, जो स्कॉटलैंड के थे। उन्होंने इसकी स्थापना भारत में की। ये जो स्थापना की वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में शुरू हुआ। उस टाइम भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इसके पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। अब बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, इसके मुख्य बिंदु है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। प्रथम यूरोपीय जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो थे जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया वो थी कादम्बिनी गांगुली। प्रथम यूरोपीय महिला तथा प्रथम अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का पहला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया वो था 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ जिसका उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में एकता थी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हों और वो हमारा गुलामी करते रहे और इनका जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य था उनका, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसे लागू किया बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905। हालांकि बाद में वापस एक हो गए थे, ये सफल नहीं हो पाया, वो मैं आगे बताऊंगा। बंगाल विभाजन जो 1905 हुआ था वो पश्चिम बंगाल में और पूर्वी बंगाल दो जगह हुआ, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में आ गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्य आ गए थे। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम आ गया था। जो पश्चिम बंगाल था उसमें हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी और जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम जनसंख्या उसमें ज़्यादा थी, ठीक है। 3 दिसंबर 1903 को बंगाल का विभाजन प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। 7 अगस्त 1905 का इसको विरोध प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन भी कर दिया गया। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ये मैप, इसमें देखो ये था हमारा पूर्वी बंगाल और ये था हमारा पश्चिमी बंगाल। तो ये ध्यान रखना आप। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। कब से लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया था। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एक संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। जब विभाजन का इन्होंने लागू किया तो उसके बाद पूरे बंगाल और पूरे देश में ही इसका विरोध शुरू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, उनके आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। रक्षाबंधन शुरुआत कब से हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार बंगला, जो कब गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? जब विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें
36 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? 36 लोग शामिल थे। वो आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय, उस टाइम वायसराय था लॉर्ड मिंटो, कब? 1906 में वायसराय से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। आगा खां के नेतृत्व में जब 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में ये लॉर्ड मिंटो से मिले तो इन्होंने कहा कि भाई हमें जो मुसलमान हैं उनके लिए एक निर्वाचक का जो मंडल है वो अलग निर्वाचक मंडल की इन्होंने मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह के। इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। जब मोहम्मद अली जिन्ना है ना, पाकिस्तान की मांग करने वाले, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग की में तब वो शामिल हुए। 1907 के सूरत में, सूरत शहर है गुजरात का, वहाँ पे 1907 में रास बिहारी घोष जो थे ना, वो उस टाइम पे कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो उस टाइम कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसमें 2 दल थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। आपने सुना होगा लाल बाल पाल। लाल बाल पाल थे जो, वो गरम दल के थे, बाकी अन्य नेता नरम दल के थे। तो गरम दल वाले नेताओं और नरम दल के नेताओं के बीच मतभेद चलता रहता था, क्योंकि गरम दल वाले चाहते थे कि आज़ादी लड़के मिले और नरम दल वाले चाहते थे आज़ादी शांति से मिले। तो इसलिए कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लाल बाल पाल की बात करते हैं, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आते हैं, ये लाल बाल पाल है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और भी थे, अरविंद घोष। अरविंद घोष भी इसमें शामिल थे। और जो उदारवादी या नरमपंथी थे उनमें दादा भाई नौरोजी थी, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और आनंद मोहन बसु थे। ठीक है। ये टेबल आप जरा ध्यान से देख लें, इस टेबल में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से रखें। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। खुदीराम बोस जो थे ना, वो सबसे युवा क्रांतिकारी थे। मतलब मात्र ये, मतलब 18 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1890 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को, जो मुजफ्फरपुर का जज था D.H. किंग्सफोर्ड, उसको मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, जिसे मुजफ्फर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। ठीक है। तब से उनको सबसे कम उम्र का शहीद का दर्जा मिला। वो मात्र 18 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, देश के लिए शहीद हुए थे। बात करते हैं 1913 के गदर पार्टी की। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कब हुआ बंगाल विभाजन रद्द? 1911 में। तो बंगाल का जो विभाजन रद्द हुआ था वो हुआ था 1911 में। याद रखना ये डेट को। ठीक है। 1913 में गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है। इसका गठन 1913 में हुआ। गदर पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये इसका गठन हुआ 1913 में। इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी। ठीक है। यह है लाला हरदयाल सिंह और यह है सोहन सिंह भाकना। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो 1914 से 18 तक वो चला। 1915 में भारत में गांधी जी का आगमन होता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आ जाते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है। अब लखनऊ समझौता में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया। 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन हुआ। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरिश होम रूल लीग थी, आयरलैंड से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन समाप्त करना था।
इसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल की स्थापना की, और बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया था, पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ओके। जब महात्मा गांधी जी भारत वापसी आते हैं तो उसके बाद मैंने महात्मा गांधी पे एक अलग ही सीरीज बना रखी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं वीडियो का लिंक ऊपर दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेक कर लें क्योंकि उसमें महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जब भारत आए तो सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन 1917 में उन्होंने प्रारंभ किया। उस टाइम बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली, ये 3 कठिया प्रणाली है वहाँ के नील की खेती को 3 कठिया प्रणाली, इसके बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वह अपनी भूमि के 3/20 हिस्से, ये इंपॉर्टेंट है, 3/20 हिस्से पर खेती, नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 कठिया प्रणाली। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब बापू की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से जाना जाने लगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद अगले साल ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। उस टाइम यहाँ पे क्या था कि प्लेग जो चल रहा था, एक महामारी थी ना, उसको क्या करा कि प्लेग में जो प्लेग के दौरान जो बोनस मिलता था ना मजदूरों को, वो बोनस इन्होंने बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। तो उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट किया। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। ठीक है, वहाँ से शुरुआत हुई हड़ताल की। उसी वर्ष खेड़ा आंदोलन 1918 भी महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। गांधी जी ने कहा जब फसल ही नष्ट हो गए तो तुम लगान क्यों दोगे? तो उन्होंने कहा लगान मत दो। और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। उसके बाद अंग्रेजों का एक एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, रॉलेट एक्ट 1919 में। जब 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति होगी तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत वे लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ भी अंग्रेजों ने नहीं किया। और इस रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया महात्मा गांधी जी द्वारा। तो ये मैंने पूरा डिटेल से बता रखा आपको गांधी जी वाले टॉपिक में। ठीक है। उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इसके बाद जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, जनता आक्रोशित हो गई और जगह जगह हिंसाएं प्रारंभ हो गई। तो अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 की शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा हो रहा था जिसमें रॉलेट एक्ट के बारे में, मतलब उसका विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर, इसका नाम देखो, रोगिनाल्ड डायर, फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना कांड के लगभग इसमें 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़े जो बताते वो बताते 379 लोग मरे और घायल 1200 बताए, लेकिन ऐसा नहीं था, 1500 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। उसके बाद 1919 से लेकर 22 तक खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया। उस समय तुर्की के खलीफा, जो तुर्की का खलीफा था ना, उसको पूरे विश्व में मुस्लिम लोगों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था
और अंग्रेजों ने उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया क्योंकि वो मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई थे, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, इनके द्वारा किया जा रहा था। परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया क्योंकि वो आंदोलन को भली भांति सफल बना रहे थे और भारत में वो एक बड़े नेता के रूप में विख्यात हो चुके थे। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में इसकी शुरुआत की और गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन ये था, असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन अहिंसक होना था जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था। जो भी उनको उपलब्धियां मिली है, जो भी उनको मेडल्स मिले हैं, वो उनको क्या करना था, उनका त्याग करना था। सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेश सामान और चुनाव का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। तो उस टाइम पे गांधी जी ने कहा कि भाई अपनी उपाधियां त्याग दो और गांधी जी ने भी अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि भी असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी थी। अगला आंदोलन होता है गांधी जी का चौरी चौरा कांड। ये क्या हो रहा था उस टाइम पे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो ये असहयोग आंदोलन को खत्म करने का एक जरिया बना। जो चौरी चौरा कांड है ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक देखते हुए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। परंतु यह असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। इनमें सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो प्रमुख थे। इन्होंने इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा। किसको कहा राष्ट्रीय संकट? असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। इसके साथ कई नेताओं जैसे चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी। परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सब ने इस फैसले को स्वीकार ही कर लिया था। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की, क्योंकि वो गांधी जी के इस फैसले से नाखुश थे, वो नाराज थे, तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जो स्वराज पार्टी के नाम से जानी गई। इसमें क्या था कि वो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, उन्होंने एक पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसने? ये हैं चित्तरंजन दास और ये हमारे मोतीलाल नेहरू जी। उसके बाद 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे ना, तो बेलगांव में एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। फिर साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ कमीशन के जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनको काले झंडा दिखाया गया और नारा दिया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इनका विरोध शुरू हो गया। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर में लाला लाजपत राय ने इनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। उसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 में, और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है। फिर महात्मा गांधी जी अपना दूसरा मूवमेंट शुरू करते हैं, दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने स्टार्टिंग में भाग लिया और इसकी दूरी 241 मील थी। पहले 78 थे लेकिन धीरे धीरे जुड़ते रहे और ये संख्या बढ़ती रही और इसकी जो दूरी थी वो 241 मील की थी। इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है जो लंदन में।
यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। यह सम्मेलन एक साल पूरा चला था, ठीक है, मतलब 3 महीने चला था, 1930 से लेकर 1931 तक, ठीक है। यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। उस टाइम पे इस सम्मेलन में जो शामिल थे उसमें थे ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, और गवर्नर जनरल था उस टाइम पे लॉर्ड इरविन। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने लिया? 89। ब्रिटिश राजनीतिक दलों को, जो ब्रिटिश राजनीतिक दल थे उनके 16 प्रतिनिधि थे। देशी रियासतें थी ना भारत में, तो वहाँ से 16 प्रतिनिधि थे, और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बॉयकॉट किया और उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया, और 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हुआ। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था। उस टाइम पे जो थे ब्रिटेन की तरफ से, तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, प्रधानमंत्री ही वही थे, और वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन उस टाइम पे बन गए थे। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उनमें महात्मा गांधी, एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। महिला प्रतिनिधि जो थी वो थी सरोजनी नायडू और बेगम आला जहां आरा शहनवाज, और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय, और दलित वर्ग के प्रतिनिधि थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। मुसलमानों में आगा खान, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल हुए। इसके बाद पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को स्टार्ट होता है, जिसमें गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए। वो नहीं चाहते थे कि दलित और हिंदू मुसलमानों के बीच दूरी बनाई जाए, तो वो बहुत दुखी थे। और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में, उस टाइम गांधी जी यरवदा जेल में कैद थे, तो उन्होंने वहीं पे अपना आमरण अनशन शुरू किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एवं सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। तो गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य समझौता कहाँ हुआ? तो पूना में। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 में, ठीक है। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया। अब ये समझौता हुआ, गांधी जी ने कहा भाई दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होगा, तो दलितों को और बाकियों के बीच एक दूरी बन जाएगी, और जो कि देश हित के लिए सही नहीं था, इसलिए इसको समाप्त कर लिया था। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 थी ना, तो उसको बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए, क्योंकि अंबेडकर जी दलितों के क्या थे? प्रतिनिधि थे, और गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक हस्ताक्षर हुआ कि भाई अलग सा पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932, कब? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें ब्रिटिश सम्राट तो थे ही जॉर्ज पंचम, और उनके प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे ही। उस टाइम भी वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया था। जो मुस्लिमों के नेता थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, उनको निमंत्रण नहीं दिया, उनको नहीं बुलाया गया। अगला इंपॉर्टेंट डेट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू हुआ। कब पारित हुआ? 1935 में, और लागू हुआ 1937 में। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। इसके बाद 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चलता है, लेकिन इसमें भारतीयों ने भाग नहीं लिया। भारतीयों के लिए महात्मा गांधी ने कहा कि आप लोग भाग ना लें, ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल ना हो। 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, और विंस्टन चर्चिल की एक गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री भी थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था, जो कि असफल रहा।
इसके बाद महात्मा गांधी जी का जो अगला आंदोलन होता है, बड़ा आंदोलन होता है, वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस, कहाँ? आगा खां पैलेस में कैद करा गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन 1942। उसके बाद 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। 1945 में शिमला सम्मेलन जो आयोजित हुआ, यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल, याद रखना, वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। सम्मेलन जो चला था वो 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक ये चला। शिमला सम्मेलन भी विफल साबित ही हुआ। उसके बाद इन्होंने कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, जिसका उद्देश्य था कि भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद 1947 में 22 मार्च 1947 को, कब? 22 मार्च 1947 को, इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का और 34वां नंबर का था। लगभग 2 महीने की बातचीत के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। तब ये निष्कर्ष निकल के, हाँ, भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक जो मुस्लिम आबादी थी वो चाहती थी पाकिस्तान, और भारत में जो थे वो चाहते थे भारतीय। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए, एक पश्चिमी पाकिस्तान हो गया और एक पूर्वी पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये विभाजन हुआ 1947 में। तो दोस्तों, ये था मुख्य घटनाएं 1985 से लेकर 1947 तक, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और इस बीच क्या क्या आंदोलन हुए, महात्मा गांधी जी का क्या क्या योगदान रहा, ये मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले वाली जो वीडियो है महात्मा गांधी वाली, उसमें मैंने गांधी जी के बारे में पूरी डिटेल बता दी है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो उन पे हम जरा बात करते हैं, चर्चा करते हैं और देखते हैं आप लोग कितना इसमें स्कोर करते हैं। तो जरा इस क्वेश्चन आंसर को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? इसका ऑप्शन है 3 कठिया पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति, झूम कृषि, नीलकारी। तो इसका मैंने आंसर आपको बताया था क्या? 3 कठिया। इसका आंसर मैंने आपको बताया था क्या? 3 कठिया पद्धति। अगला है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन रद्द किया गया है। विभाजन तो 1905 में हुआ था, लेकिन इसको फिर रद्द कर लिया था ना। तो क्या है? ऑप्शन है 1906, 1909, 1911 और 1913। तो इसका आंसर है 1911। 1911 डेट है 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, चित्तरंजन दास, रास बिहारी घोष, भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसको मैंने बताया ना, यह था चित्तरंजन दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये दे रखा है, पूना संधि, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हमें इसको क्या करना है कि पहले सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ और कब कौन सा हुआ। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था? देखो, पूना संधि कब हुई थी? ये हुई थी 26 सितंबर 1932 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था?
5 मार्च 1931 को जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ना, वहाँ पे गांधी और इरविन के क्या हुआ था, समझौता हुआ था। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाता है सबसे पहले जो हुआ था वो कौन सा, 1930 वाला कौन सा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 किस में लग रहा है, ए में भी, ए ऑप्शन 4 लग रहा है जो वो ए और सी में लग रहा है, ए और सी में। तो हम अभी देखेंगे। उसके बाद आता है 1930 के बाद हमारा आता है गांधी इरविन समझौता 1931 का। तो गांधी इरविन समझौता ऑप्शन 4, दोनों के दोनों सेम हैं। गांधी इरविन समझौता, पूना के बाद गांधी इरविन समझौता हो गया, ठीक है। नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद आता है हमारा क्या नाम इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो हो गया है। फिर हमारा आता है पूना संधि। पूना संधि होती है 26 सितंबर 1932 को। तो 26 सितंबर 1932 मतलब 1, तो नंबर सी वाला इसमें ऑप्शन सही बैठ रहा है। और लास्ट में क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, कब, 1942 में। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जो खिलाफत आंदोलन है ना वो किस वर्ष शुरू हुआ, तो ये ऑप्शन है 1922, 1923, 1919 और 1921। तो ये जो शुरू हुआ था ये 1919 से लेकर 1922 तक हुआ था, 1919 से लेकर 22 तक, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, शुरू हुआ था 1919 में, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929, कांग्रेस लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 और बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन 1940। तो कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, इसको अपना लक्ष्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को सत्याग्रह, अगस्त क्रांति, खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो इसको मैंने बताया अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को। और अगस्त क्रांति कब, 1942 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था। ऑप्शन है 1947 में लाहौर में, 1930 में पंजाब में, 1940 में लाहौर में और 1935 में पंजाब में। तो ये कहाँ किया था, ये लाहौर अधिवेशन 1940, जो लाहौर प्रस्ताव में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी वो की थी 1940 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी कब लौटे थे, 1915, 1917, 1916 और 1918। तो राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, 9 जनवरी 1915 को। कब, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और कहाँ पे सबसे पहले पहुँचे, तो बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई है, वहाँ पे कौन सा बंदरगाह था, अपोलो बंदरगाह। क्या बंदरगाह था, अपोलो बंदरगाह, ठीक है। अपोलो बंदरगाह पे महात्मा गांधी सर्वप्रथम पहुँचे थे। अगला है चौरी चौरा नामक स्थल कहाँ स्थित है। चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास। यहाँ पे क्या हुआ था, 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी थी ना, उसमें आग लगा दी थी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक का। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दें और देखते हैं कि आपको समझ में आया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर दें।
तो दोस्तों आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि गांधी जी वाली सीरीज़, इससे पहले गांधी जी वाली एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर ये चीज़ हो जाएगी। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।